कोलकाता के एक अमीर परिवार का बेटा सुरेश। लेकिन उसकी आलीशान जिंदगी के पीछे छिपा था एक काला सच। एक रात की रहस्यमय घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुरेश की मां बार बार दरवाजा खटखटा रही है, फिर दरवाजा टूट जाता है। सामने बेहोश पड़ा सुरेश, चारों ओर फैला सफेद पाउडर डॉट। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक लड़के के नशे में डूबने की नहीं, यह एक खतरनाक ड्रग्स सिंडिकेट का राज है जो सालों से पुलिस की नजरों से बचता आ रहा था। क्या ऑफिसर राज इस गिरोह के असली सरगना को पकड़ पाएगा? कौन है वो अनजान औरत जो परछाइयों में छिपकर यह खौफनाक खेल खेल रही है? आखिर में क्या वो महिला पकड़ी जाएगी? यह जानने के लिए सुनते रहिए आज की कहानी, संदेह भरा सैंडविच, ड्रग्स सिंडिकेट का काला रहस्य। एक प्रतिष्ठित परिवार में सुरेश अपनी मां रमिला और पिता रमेश के साथ रहता था। एक रात के खाने के लिए रमिला ने अपने बेटे को बुलाना शुरू किया। लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी सुरेश ने दरवाजा नहीं खोला। तब रमिला ने चिंतित होकर कहा, सुरेश, कितनी बार बुला रही हूँ, दरवाजा खोल बेटा। लेकिन जब फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो घबराई हुई रमिला ने रमेश को बुला लिया। दोनों मिलकर उसे आवाज देने लगे, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। परिस्थिति गंभीर समझते हुए रमेश ने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों स्तब्ध रह गए। सुरेश जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी नाक से खून बह रहा था और चारों ओर सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। रमिला घबराकर जमीन पर बैठ गई और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? वहीं दूसरी ओर रमेश ने सुरेश का सिर अपनी गोद में रखते हुए हिलाया और रोते हुए कहा, सुरेश, आंखें खोलो बेटा, हमारी बात सुनो। फिर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुरेश की जांच करने के बाद बताया, इसने नशे का सेवन किया है, इसी वजह से यह बेहोश हो गया है। इस खबर से रमेश और रमिला घबरा गए। उन्होंने तुरंत सुरेश को रिहैब सेंटर भेजने का फैसला किया। रामिला ने चिंतित हो कहा, रमेश, ऐसे नहीं चल सकता, हमें कुछ करना ही होगा। रमेश सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें इसे दोबारा रिहैब सेंटर भेजना होगा। डॉक्टर मित्र इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और यह फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अंततः रमेश और रमिला ने फैसला किया कि सुरेश को रिहैब सेंटर भेजा जाएगा। रिहैब में डॉक्टर मित्रा की देखरेख में सुरेश का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर मित्रा पुलिस अधिकारी राज के परिचित थे। वह पूरे मामले की जानकारी देने के लिए थाने पहुंचे। राज ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या बात है डॉक्टर मित्रा, आप यहाँ? डॉक्टर मित्रा बोले, हाँ राज, मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। राज उत्साहित होकर बोला, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर मित्रा ने सुरेश की पूरी स्थिति राज को बताई। राज गंभीर होकर सिर हिलाने लगा। फिर डॉक्टर मित्रा ने चिंता जताते हुए कहा, राज, मुझे शक है कि सुरेश किसी बड़े गैंग का हिस्सा बन गया है। कृपया इसे बचाओ। इसके बाद राज और उसकी टीम ने मामले की जांच शुरू की। ऑफिसर रिया और रवि सुरेश के माता-पिता से मिलने उनके घर पहुंचे। रिया ने रमिला से पूछा, मैम, क्या सुरेश की यह लत पहली बार लगी है? मिला शर्मिंदा होकर बोली, नहीं, लॉकडाउन से 1 साल पहले भी उसे इसकी लत लग गई थी, लेकिन डॉक्टर मित्रा की मदद से वह ठीक हो गया था। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से मैंने देखा कि वह अकेला रहने लगा था। मुझे शक हुआ था कि शायद वह फिर से नशा करने लगा है।
रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम दोनों अपने काम में इतने व्यस्त थे कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रमीला ने सिर झुकाते हुए दुखी स्वर में कहा। आज हमारी गलती की सजा हमारा बेटा भुगत रहा है। यह कहकर दोनों माता पिता रोने लगे। रिया ने उन्हें सांत्वना दी और वहां से निकल गई। उधर ऑफिसर राज और श्रीराम सुरेश के दोस्त मल्लय और विमल से बात करने के लिए कॉलेज कैंपस पहुंचे। राज ने दोनों से पूछा, सुरेश कैसा लड़का है? मल्लय शांत स्वर में बोला, साहब, वह बहुत अच्छा लड़का है। पढ़ाई और खेल कूद में हमेशा अव्वल रहता था। विमल तुरंत बोल उठा, लेकिन सर, कुछ समय से वह थोड़ा पीछे रह गया है। श्रीराम ने हैरानी से पूछा, कितने समय से? विमल ने जवाब दिया, 3-4 महीने से। राज ने गंभीर होकर पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है, सुरेश क्यों पीछे रह गया? मल्लय ने सिर खुजलाते हुए कहा, सर, हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों से वह बहुत गुमसुम रहने लगा है, जब से उसने सैंडविच खाना शुरू किया है। राज चौंक कर बोला, मतलब? विमल अब दृढ़ता से बोला, हर दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सुरेश एक खास दुकान से सैंडविच खरीद कर घर ले जाता था और अकेले खाता था। कभी हमारे साथ साझा नहीं करता था। राज को बात कुछ संदिग्ध लगी। उसने पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि वह सैंडविच कहाँ से खरीदता था? मल्लय ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, उसने हमें कभी वहां नहीं ले गया। विमल ने तुरंत कहा, सर, मुझे संदेह है कि वह किसी नशे का आदी हो गया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। यह सुनते ही राज गंभीर हो गया और तुरंत रिया से कहा, रिया, सुरेश की मां से यह पुष्टि करो कि वह वास्तव में सैंडविच खाता था या नहीं। रिया और रवि वहां से निकलने के बाद जब राज सर का फोन आया तो वे फिर से सुरेश के घर गए और उसकी मां से उस सैंडविच के बारे में जानना चाहा। रिया ने उत्सुकता से पूछा, मैम, क्या सुरेश सैंडविच खाता था? रमीला ने सोचते हुए कहा, हाँ मैडम, हम दोनों ही नौकरी करते हैं, इसलिए वह अक्सर अकेला रहता है और ज्यादातर सैंडविच खाता है। बात पूरी किए बिना ही रमीला रसोई से सैंडविच का पैकेट लाकर रिया को देते हुए बोली, मैडम, यही वह पैकेट है जिससे सुरेश सैंडविच खाता था। पैकेट पर दुकान का पता लिखा देखकर रिया और रवि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद राज और उसकी टीम ने उस दुकान का पता लगाकर जांच शुरू कर दी। इसके बाद रिया और रवि विमल को लेकर राणा सैंडविच नाम की दुकान के सामने पहुंचे और दुकान को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो ग्राहक स्पेशल सैंडविच मांग रहे थे, उन्हें राणा अंदर से लाकर सैंडविच दे रहा था, जबकि जो सिर्फ सैंडविच मांग रहे थे, उनके लिए वह वहीं पर सैंडविच बना रहा था। खास बात यह थी कि जो लोग स्पेशल सैंडविच खरीद रहे थे, वे उसे घर ले जा रहे थे। रिया की योजना के मुताबिक विमल दुकान में गया और बोला, दादा, एक स्पेशल सैंडविच दीजिए। राणा ने विमल को देखा और मना कर दिया, कोई स्पेशल सैंडविच नहीं है। विमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दादा, प्लीज दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। राणा उसके हाव भाव को देखकर बोला, तू जानता है स्पेशल सैंडविच का दाम? विमल तुरंत बोला, हाँ, जानता हूँ। फिर राणा अंदर से एक पैकेट लाया और 2000 रुपए लेकर विमल को सैंडविच दे दिया। विमल वह सैंडविच लेकर सीधे रिया के पास गया। फिर रिया और रवि ने जब सैंडविच खोला तो उसमें कोकीन, मादक पदार्थ का पैकेट छिपा हुआ मिला। रवि तुरंत उस पैकेट को लेकर राणा की दुकान पर पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गया। थाने में राणा से पूछताछ करने के बाद उसने कबूल किया और कहा, मैं एक महिला के आदेश पर सैंडविच में मादक पदार्थ बेचता था। राज ने गंभीर स्वर में पूछा, यह मादक पदार्थ आती कहाँ से थी? राणा हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, साहब, यह सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली ब्रेड जयंती फूड कंपनी से आती थी। ब्रेड के साथ ही यह मादक पदार्थ भी आता था। यह सुनकर राज ने अपनी टीम के साथ जयंती फूड कंपनी पर छापा मारा। जब वे वहां पहुंचे तो सामने की ओर सामान्य रूप से ब्रेड बन रही थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए तो चौंक गए। अंदर एक गुप्त लैब चल रही थी जहां अवैध मादक पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। राज और उनकी टीम ने तुरंत फैक्ट्री के मैनेजर लाखा और लैब टेक्नीशियन प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें थाने ले आए। थाने में पूछताछ के दौरान लाखा ने बताया, एक रहस्यमयी महिला मुझे आदेश देती थी
और उसी के कहने पर इस फैक्ट्री से ब्रेड और मादक पदार्थ की सप्लाई की जाती थी। उधर प्रदीप ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, वही महिला मुझे विदेश भेजती थी जहां मैंने ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं उसी के आदेशों पर यह काम कर रहा था। इसके बाद लाखा की दी गई जानकारी के आधार पर शहर में मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे तीनों अलग अलग प्रकार की महिलाओं के बारे में बात करके यूनिट 007 को भ्रमित कर देते हैं। तब राज उन महिलाओं के स्केच बनाने का निर्देश देता है। राज के कहने पर वे तीनों 3 स्केच तैयार करते हैं। राज उन स्केच को देखकर कहता है, देखो ये तीनों स्केच काफी हद तक एक जैसे हैं, बस थोड़े बहुत अलग हैं। इसका मतलब है कि वह महिला भेष बदलकर सबसे मिलती थी। इसके बाद राज उन तीनों स्केच को अपने सूत्रों के पास भेज देता है। 2-3 दिन बीतने के बाद आखिरकार एक सूत्र से खबर मिलती है कि स्केच में दिखाई देने वाली महिला हफ्ते में एक बार एक नंबर पर फोन करती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई कॉल नहीं उठाता। राज तब उस नंबर की पूरी डिटेल निकालने का आदेश देता है। अगले हफ्ते जब उस महिला ने फिर से उसी नंबर पर फोन किया तो इस बार एक महिला जिसका नाम रूपाली था ने गुस्से में फोन उठाया और कहा, माँ, तुम यहाँ क्यों फोन कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है? महिला ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। मेरी नातिन सोनाली कैसी है? मुझे सिर्फ एक बार उसे देखने दो। सोनाली का नाम सुनते ही रूपाली गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी नातिन आज डॉक्टर मित्रा के रिहैब सेंटर में है। तुम्हारी इस नशे की लत ने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया है, यह समझती भी हो? महिला गिड़गिड़ाते हुए बोली, देख बेटी, मैं सिर्फ एक बार अपनी नातिन को देखना चाहती हूँ, फिर हमेशा के लिए इस देश को छोड़ दूंगी। रूपाली और ज्यादा गुस्से में आकर बोली, नहीं, तुम्हारी उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। और एक बात सुन लो मिसेस जयंती, आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी मत आना। अगले दिन जयंती एक बुजुर्ग महिला का वेश बनाकर रिहैब सेंटर में दान देने और सोनाली को खोजने पहुंचती है। डॉक्टर मित्रा को देखकर वह कहती है, डॉक्टर मित्रा, मैं शंपा हूँ। मैं आपके इस रिहैब सेंटर के लिए कुछ डोनेशन देना चाहती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर मित्रा खुश होकर कहती है, थैंक यू मिसेज शंपा, आप जैसे अमीर लोगों की मदद से गरीबों को सहारा मिलता है। इसके बाद जयंती पूछती है, यहाँ सोनाली नाम की कोई लड़की भर्ती है? यह सुनते ही डॉक्टर मित्रा चौंक जाती हैं और कहती हैं, मैडम, आप सोनाली को जानती है? जयंती तुरंत जवाब देती है, हाँ, वह मेरी दोस्त की बेटी है। डॉक्टर मित्रा अपने सहायक से कहती हैं, मैडम शंपा को पूरे सेंटर का दौरा कराओ और फिर सोनाली के कमरे में ले जाओ। सहायक जयंती को पूरे सेंटर में घुमाने के बाद एक कमरे में ले जाता है, जहां एक बिस्तर पर एक लड़की बंधी हुई पड़ी थी। सोनाली को देखकर जयंती खुश हो जाती है। वह तुरंत उसके पास जाकर उसके हाथ खोलते हुए कहती है, सोनाली दीद भाई, चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। सोनाली तुरंत बोल उठती है, मुझे सैंडविच दोगी? मुझे सैंडविच खाना है। जयंती उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने पुलिस और उसकी बेटी रूपाली खड़ी होती है। ऑफिसर राज सख्त आवाज में कहता है, जयंती मैडम, आपका खेल खत्म। जयंती घबराकर कहती है, कौन जयंती? मैं तो शंपा हूँ। राज तुरंत उसकी बुजुर्ग महिला की वेशभूषा हटाकर उसकी असली पहचान उजागर कर देता है। खुद को फंसा हुआ देखकर जयंती अपनी पर्स से एक पिस्तौल निकालती है और अपनी कनपटी पर रखकर कहती है, मुझे जाने दो, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगी। यह देखकर रूपाली खुद को रोक नहीं पाती और बोल पड़ती है, माँ, अब यह सब बंद करो, खुद को सरेंडर कर दो और एक नई जिंदगी शुरू करो। फिर वह सोनाली की तरफ इशारा करके कहती है, माँ, ये पुलिस ऑफिसर रिया है और तुम्हारी नातिन सोनाली अब तुम्हारी ड्रग्स की दुनिया से बहुत दूर है। रूपाली की बात सुनकर जयंती टूट जाती है। वह पिस्तौल नीचे रख देती है और बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। इसके बाद श्रीराम और रवि उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रूपाली की मदद से पूरा ड्रग सिंडिकेट पकड़ा जाता है। राज उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है,
आपकी हिम्मत की वजह से हम आज इस गिरोह को खत्म कर पाए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मित्रा के इलाज से सुरेश धीरे धीरे ठीक होने लगता है। राज उसके माता पिता को सलाह देता है। आप लोग उसे अब अकेला मत छोड़िए, दोस्त की तरह उसके साथ रहिए। इसी तरह यह जटिल केस अपने अंजाम तक पहुंचता है। यूनिट 007 की अगली रोमांचक कहानी लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूनिट 007 की रोमांचक कहानियां पढ़ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।